अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। आज भी एक मुनफरिद और आपकी पसंदीदा शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बड़ी मज़ेदार बातें भी करेंगे और ख़ास तौर पे जब मैं बात करती हूं हमारे मुल्क की यूनिटी की, यकजहती की और अमन की, उसमें जिस तरह पाक आर्मी का किरदार होता है उसका हिस्सा रहे। अगर मैं हमारी सरहदों की हिफाजत की बात करती हूँ, वो करने के बाद आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देख रहे होते हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे थोड़ा उनकी ज़िंदगी के बारे में। जी, मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर शेख मोहम्मद नदीम साहब। हम उनसे बड़े मज़े की बातें करेंगे और वो क्वेश्चंस जो आप सब भी जानना चाहते हैं, जिनके जवाबात, उन पर भी उनसे बात करेंगे। वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं नाज़िया? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम, रादर कमिंग टू माय हाउस फॉर दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? अच्छा, जहाँ शाम की बात होती है ना, अक्सर मेरे प्रोग्राम में ये होता है कि मैं मेहमान के घर खुद मेहमान बन के आ जाती हूँ। ये कुछ डिफरेंट हो जाता है। अच्छा नदीम साहब, जैसे मैंने हमारे नाजरीन को बताया भी कि पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिद जिस तरह से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और दिफा कर रहे हैं, आप तो उसके बाद भी स्टिल, अगर मैं रिटायरमेंट की बात भी करूँ तो वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ज़रा रिकॉल करवाते हैं आपकी यादें, बचपन से कुछ आगाज़ करते हैं, खंगालते हैं। ये बताइए कौन से शहर में परवरिश हुई, पैदाइश हुई और किस तरह का बचपन गुजरा? हाँ देखिए, मैं पहली बात तो ये कि पैदाइश मेरी इधर कराची की है और उसके बाद जिस तरह से इब्तदाई तालीम होती है तो वो मैंने नासरा स्कूल है, कैप्री सनमा है, उसकी बैक साइड के ऊपर, ये कराची में एम.ए. जिन्ना रोड के पीछे ही नासरा स्कूल, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैट्रिक मैंने दिल्ली स्कूल करीमाबाद पे है, वहाँ से किया। उसके बाद इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया और इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जिस तरह से इंटर के बाद आर्मी के अंदर अप्लाई करते हैं, मैंने पहले नेवी के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया नेवी के अंदर भी। जब नेवी का मेरा सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों यारों ने कहा कि नहीं यार, नेवी में मत जाओ, तुम आर्मी में जाओ, आर्मी का ज़रा ज़्यादा टैक है। तो ये टैके का वर्ड सुन के मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आर्मी में अप्लाई कर दिया फौरी तौर पर। तो आर्मी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं इस तरह से फिर मिलिट्री एकेडमी के साथ ज़्यादा। अच्छा, बेटों की बेटों की ज़्यादातर माँ के साथ। सही बात है, बेटियों की भी मैं तो देखता हूँ, बहनों की ज़्यादा माँ के साथ होती है, एक एक घंटा माँ के साथ बात कर लेती हैं। तो अम्मा की वालिदा के साथ मेरी अटैचमेंट थी। उन्होंने आर्मी में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने इनकरेज किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस तरह रोका नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ज्वाइंड मिलिट्री एकेडमी और वहाँ पे मैं अच्छे नंबर के ऊपर 12वें नंबर पे पास आउट हुआ। एकेडमिक्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे और बीइंग कराची हाइट इतने फिज़िकली फ़िट नहीं होते हम लोग, क्योंकि हमारा एरिया प्लेन है, इस तरह पहाड़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने 100 में से 100 मार्क्स फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी ऑब्टेन किए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इन्फेंट्री के लिए चुना। और इन्फेंट्री जिसको नहीं, तो ये वैसे बचपन से तवज्जो देते थे कुछ ज़रा अपना ख्याल रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनिंग कर लेना? देखिए हमारे मोहल्ले में क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी, फुटबॉल, हॉकी, तो उस तरह के गेम्स में मैं बल्कि अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कैप्टन था। और फिर हमारे मोहल्ले के करीब जो है वो एक काफ़ी बड़ा जिम था, उसमें आई यूज़ टू गो। वहाँ स्विमिंग मेरा शौक़ था, वो मैंने शुरू से सीखी हुई थी बिफ़ोर आर्मी। तो इस वजह से मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकली फ़िट था। तो जब वहाँ गया तो 100 में 100 नंबर मैंने लिए और उन्होंने मुझे फिर इन्फेंट्री आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट उन्होंने मुझे उसमें भेज दिया। नहीं, तो उसको कोई यादगार उस वक्त का वाक़या है कि इंसान नया नया जाता है, इन्वॉल्व होता है, तो उस वक्त बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये भी सुन रहे होते हैं कि कुछ सीनियर्स होते हैं या साथ वाले भी बड़ी शरारतें भी चल रही होती हैं बहुत ज़्यादा। मैं जब यूनिट ज्वाइन की तो मेरी यूनिट उस वक्त एक्सरसाइज एरिया में थी, यानी फ़ौजी मशक़ें कर रही थी। फ़ौजी मशकों में ज़ाहिर जंगल का एरिया होता है, बहुत डार्क होता है, अंधेरे होते हैं, रात को आप ब्लैकआउट होता है और उसमें हम फ़ौजी मशक़ें कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे उसमें कर्नल हामिद थे, मेजर कुद्दूस, अब्दुल कुद्दूस थे, इस तरह से 3-4 ऑफिसर्स मिलके, तो इन्होंने मुझे जो है वहाँ पे जैसे ही मैं एक्साइज एरिया में मैंने लैंड किया, वो जीप मुझे वहाँ लेके आई और मुझे वहाँ ड्रॉप किया कि जी न्यू ऑफिसर हैज़ अराइव्ड। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे आइसोलेटेड एरिया में उतार दिया जिसको मैं नहीं जानता था। तो मैं वहाँ चकरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि वेयर टू गो, ओरिएंटेशन नहीं हुई। तो फिर बाद में वो 3 जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे घेर लिया और उन्होंने कहा कि जी आप तो दुश्मन के इलाके में आ गए हैं, हम तो इंडियंस हैं और आप तो पाकिस्तानी हैं, तो हम आपको पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उनके साथ ऑफिसर्स के साथ एक ऑपरेटर होता है, टेलीफोन ऑपरेटर, वो चल रहा होता है।
तो मैं जब वहाँ से निकला था तो पहले यूनिट पे गया था, तो वहाँ से मुझे पता था कि जी फ्रीक्वेंसी क्या है सिग्नल सेट की। तो मुझे वो जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो मैंने देखा कि सिग्नल वाला जो ऑपरेटर है वो साथ साथ चल रहा है, उसके पीछे वो लगा हुआ है उसका वायरलेस सेट। तो मैंने जल्दी से हाथ बढ़ा के उस पर अपनी फ्रीक्वेंसी सेट की और मैंने हैंड सेट के ऊपर अपना मैसेज पास किया कि मैं आई एम फलाना और ये प्रॉब्लम हो चुकी है, सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ और मुझे इस तरह से अरेस्ट करके ये ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे छीना, डेफिनेटली वो हमारे ही थे। समाओ दी CO तक बात पहुंची, तो बाद में फिर से मुझे जब वो अरेस्ट करके ले गए तो फिर CO बाद में वहाँ हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कयूम साहब, वो वहाँ पहुँचे सारी बटालियन के साथ और उन्होंने मुझे वहाँ रिसीव किया और उन्होंने कहा कि यार तुम काफ़ी दिलेर आदमी हो और तुमने डरे नहीं कि तुम्हें पनिश करेंगे और इंडियंस, और तुमने पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी लगा के और फ़ौरन कम्युनिकेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये एक वाक़या था, ये यादगार होते हैं। अच्छा, यही वाक़यात होते हैं। इससे पहले जब स्कूलिंग चल रही होती है, कॉलेज लाइफ होती है, तो ये कहलाता है बड़ा राजदार भी, क्लोज फ्रेंड भी। ऐसा कोई दोस्त है आपकी ज़िंदगी में रहा या स्टिल अभी तक मौजूद है? हाँ, मेरे असल में दोस्त यार बहुत ज़्यादा हैं, बचपन के, मोहल्ले के, क्रिकेट टीम के, स्कूल के, और उनमें हर किसी में एक एक दोस्त, दो इस तरह रहे हैं जो मेरे बड़े राजदार भी रहे हैं और मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड भी हैं। वो यारों के यार टाइप हैं कि मतलब उन्हें पता है कि जो मैंने कह दिया उन्होंने वही उसको ओन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं। एक आजकल है सऊदी अरब में यनबो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं सैयद नैयर अली। उसके अलावा एक मकसूद है, उसको मैकी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस तरह और 2-4 दोस्त हैं। तो ये बहुत करीबी दोस्त मेरे हैं। और फ़ौज के तो बहुत सारे हैं। वो तो अभी तक चल रहे होंगे सारे। वो उनका अपना ग्रुप है और हमारी जो है बहुत ज़्यादा रीयूनियन, आपस में मुलाकात होती रहती है। तो बहुत वो असल में फ़ौज की यादें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं नया पहुंचा तो वहाँ जो मशक़ें चल रही थी तो उसमें लाइव फायरिंग हो रही थी। ये झेलम टिल्ला के पास होती है। तो उन्होंने मुझे वहाँ जहाँ पे ये आर्टिलरी तोपखाने का फायर गिरता है, जिसका इतना बड़ा गोला होता है, वो जिस जगह गिरता है उसके नीचे उन्होंने मुझे बंकर बना के वहाँ पे बिठाया कि तुम्हारा सबसे पहले तो ये डर निकालना है। तो मेरे सर के ऊपर गोले गिर रहे थे और वो पूरा पहाड़। अच्छा, इस डर के साथ ना एक डर, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना होता है, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप सब देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले मैंने इंटरप्ट कर दिया था, बड़ा प्यारा किस्सा सुना रहे थे, यादें भी शेयर हो रही हैं पाकिस्तान आर्मी के वक्त की। तो बताइए ज़रा कि वो जो डर था वो किस चीज़ का तो था? वो तोपखाने के गोले पूरी गनें लगी होती हैं तोपखाने की, आर्टिलरी की, और वो गोले फेंकती हैं, एक जगह कर्टेन बनाती हैं पूरा। तो वो एरिया में मुझे नीचे उन्होंने बंकर बना के तो बिठाया हुआ था ताकि मेरा ये खौफ निकले, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं। हाँ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कि एकेडमी से भी ट्रेनिंग करके आए थे तो हमें पहले से ये आइडिया था। तो वहाँ पे आइडिया हो गया कि अच्छा भाई ये किस तरह से हमने ये फेस करना है। और आगे फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो टैंकों के साथ जो है वो ऊपर बिठा के लाइव फायरिंग कराई। उसके बाद हमारी रिकॉर्डलेस राइफल होती है। तो वो शुरू में ही जो है ना विदिन 6 मंथ जो है आपको इन्फेंट्री ऐसी ट्रेनिंग दे देती है। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि जी आप जवानों के साथ रहेंगे कुछ अर्से। अच्छा। तो शुरू के 3 महीने मैं जवानों के साथ रहा ताकि मुझे पता हो कि जो हमारे ट्रुप्स हैं, सोल्जर्स हैं, हवलदार, नायब सूबेदार, ये लोग किस तरह से रहते हैं, उनका क्या तौर तरीका है, किस तरह का खाना मिलता है। तो वो मैंने 3 महीने रहा और उसके बाद फिर मैं आर्मी मैस के अंदर मैं शिफ्ट हुआ और उसके बाद मुझे ऑफिसर का उन्होंने दर्जा दिया। चलें, ये वाली बातें चल रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने दोस्ती पर भी बात की और बचपन की भी थोड़ी बातें मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे ना कि नदीम साहब के पास से घूम फिर के बातें आ रही हैं, तो वो यादें भी बहुत सारी खूबसूरत और पाकिस्तान आर्मी की आ रही हैं। ज़िंदगी की बात करते हैं कुछ, जिस तरह से इंसान की जब लाइफ इंसान की स्टार्ट होती है, एक बड़ा मरहला होता है कि शादी का, तो उसका बताएं कुछ कि लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सर झुका दिया था या अपनी चॉइस से की? ज़्यादातर जो है ना मैं आपको बताऊं बड़ी प्योर अरेंज मैरिज होती है। हाँ। क्योंकि फौजी सब अपने इलाकों से ना दूर होते हैं किसी खास पहले ही फैमिली वाले पसंद कर लेते हैं, वो बोल लेते हैं आप किसी एरिया में अगर पसंद अगर स्टार्ट भी करते हैं तो आपकी पोस्टिंग आ जाती है। तो बिफोर यू एग्जीक्यूट दैट डिसीजन, तो उससे पहले आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो इसलिए मेरी शादी भी प्योरली अरेंज थी। और उसमें एक वाक़या ऐसा था कि जी मेरे मेजर अरशद हाशिम शहीद जो कारगिल में मेरे साथ ही थे और टाइगर हिल पे थे, उनकी शहादत हो गई। तो हम दोनों ने एक साथ ही हमारी शादी का प्लान हुआ। तो हम दोनों हॉल बुक कराने गए। तो हॉल की एक डेट मिल रही थी, पहले वाली और एक अगली वाली।
तो उन्होंने कहा कि पहली वाली डेट मैं लूँगा, मैंने कहा पहली डेट मैं लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा टॉस करते हैं, टॉस किया तो पहले ये भी मज़ेदार किस्सा है बहुत। उनकी डेट हुई और फिर दूसरे दिन जो है ना मेरी डेट हुई। मैंने कहा सर यहाँ सीनियरिटी नहीं चलेगी, शादी, वो मुझसे सीनियर थे। मैंने कहा शादी का मामला है, इसमें टॉस करते हैं। टॉस किया, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वो जीत गए और उनकी पहले उनकी शादी थी एक दिन और नेक्स्ट डे फिर मेरी शादी थी। तो बाद में हम दोनों साथ साथ कारगिल एरिया में पहुँचे। मैं कोर कमांडर खालिद मकबूल जो गवर्नर है उनके साथ था कोर हेडक्वार्टर लाहौर में, और मेजर अरशद हाशिम शहीद सितारे ज़रूरत हमारी यूनिट के हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो मंगला कोर थी वहाँ से ये उन्होंने वहाँ से उनकी पोस्टिंग आई। तो ये पहले पहुँचे हुए थे। मैं जब इनके पास पहुँचा तो इस दुश्मन का बहुत ज़्यादा फायर आ गया। तो इन्होंने जो जीप थी उसके बोनट के ऊपर टी ब्रेक लगाई हुई थी मेरे लिए। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो जैसे अभी हम टी ब्रेक की चाय की कप ही ले रहे थे कि ऊपर से गोलाबारी शुरू हो गई। सब गाड़ी के नीचे हम, तो सारी हमारी चीज़ें मट्टी उट्टी आ गई। फिर भी हम दोबारा उठे, हमने खाना वाना खाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब ये तुम इस एरिया में आ गए हो तो अब देखते हैं कि भाई कौन किसके मीठे चावल पहले खाता है। हाँ, ये बड़े जुमले यादगार होते हैं। बहरहाल ये शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन ना माल गनीमत न किश्वर कुशाई, अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो हमारा वहाँ पे पहुँच के तो माहौल सारा यही था कि यार ये शॉर्टकट है और शहादत है। और अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि और जो लोग शहीद हो जाएं तो उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनको रिस्क पहुंचता है लेकिन आपको उसकी समझ बूझ नहीं है। तो वो हम वहाँ इस जज्बे से थे। बहरहाल मेजर अरशद हाशिम शहीद हो गए। टाइगर हिल सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर अटैक आया था कारगिल में, अगर आपने वो पूरा हिस्ट्री पढ़ी हो तो सबसे ज़्यादा अटैक टाइगर हिल पर था। मैं उनके लेफ़्ट फ्लैंक के ऊपर था टाइगर हिल के, और हम दोनों साथ ही कारगिल में तकरीबन पोस्ट हुए और एक साल उनकी शहादत हो गई और मैं वहाँ से दुश्मन को तो अभी तक याद है ना, जहाँ हम कारगिल की बात करते हैं तो अभी तक जो हम कहते हैं हजम नहीं हो पा रही ना वो वाली। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो जख्म बड़ा गहरा है दुश्मन के ऊपर पाकिस्तान की तरफ बहुत आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिन पहाड़ों पे हम बैठे हुए थे, मतलब आप अगर उन पहाड़ों की तरफ देखें तो टोपी जिसे कहते हैं ना गिर जाती है। वो पहाड़ बादलों में छुपे होते हैं और उन पहाड़ों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गन होती है कि आप समझ लें कि ये जितना बड़ा कमरा है ना, इतनी बड़ी गन होती है जो एयर डिफेंस के लिए होती है, जहाज़ को मारने। वो हमने गाड़ियों को मारने के लिए इस्तेमाल होती और वो उठा के हमारे जवान, क्योंकि उस एरिया में ना हेलीकॉप्टर आ सकता था ना गाड़ी, तो बंदों ने सब ने जो है ना वो 30-30 बंदों ने उठा के वो पहाड़ों पे पहुंचाई हमने। और वहाँ फिर हमने एनिमी के जो कॉन्वॉय गुजरता था तो उसको फिर हम हिट करते थे, क्योंकि उसकी गोली वो जहाज़ को मारने वाली होती है, दूर तक जाती है, काफ़ी बड़ी उसकी बुलेट होती है। तो 12.5 और 18.5 इस तरह की हमारी जो गनें थी वो हमने वहाँ ग्राउंड रोल पे लगाई हुई थी, जबकि एयर रोल पे। तो बहुत अच्छा एक था। अच्छा, अगर नदीम साहब इसी में जिस तरह फैमिली की बात मैं करती जा रही हूँ, बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि फैमिली में या आसपास एक होता है रुझान कि किसी का होना, फिर उसके बाद अगर कोई आना भी चाहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं, तो आसान रास्ता क्या है कि पहले से किन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, फोकस किया जाए? देखिए, अगर फ़ौज में जाना है तो फ़ौज जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को लेती है। मुराद ये है कि पर्टिकुलर क्लास से मुराद ये कि बच्चा जो है थोड़ा सा अंग्रेज़ी में अच्छा होना चाहिए, फिर लॉजिकल होना चाहिए, समझबूझ होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, फर्मा बरदार। जैसे मेरी बड़ी बेटी है तो मैं उसको कहता हूँ कि देखो तुम्हारे सामने 2 कैरेक्टर्स हैं, एक सिंड्रेला का है और एक उसकी बहनों का है। तो सिंड्रेला का कैरेक्टर बिल्कुल वही है जो फ़ौज एक्सेप्ट करती है कि बिल्कुल आप जो है वो बड़े पोलाइट और डिसेंट, ठीक है, हर लिहाज से। अब इसी तरह से लड़कों के लिए जो है, मैं उनको कहता हूँ कि यार आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू शुड नॉट लैक कॉन्फिडेंस। फौज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मांगती है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन आपका शौक़ या आपका जो प्रोफेशन था, किसी के अंदर ये हुआ कि नहीं हमने भी जाना है पाक फौज में? मेरे जो छोटे 2 बच्चे हैं, एक अभी 6ठी में है और एक 7वीं में है, एक BVS मामा पारसी में और सिटी स्कूल में। बोथ ऑफ देम दे इंटेंड टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, और दोनों की बड़ी ख्वाहिश है कि किसी भी सर्विसेज में, वेदर एयरफोर्स या आर्मी या नेवी में, लेकिन फोर्सेस में जाना है। अभी मुझे फोर्स किया जा रहा है क्योंकि हमारी भी टीम की तरफ से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी अब वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक से पहले वही मेरी मजबूरी होती है, नदीम साहब इतनी मज़े की बातें कर रहे थे और ख़ास तौर पे मैं पूछ भी रही थी पाकिस्तान आर्मी के बारे में कि फैमिली में भी कौन जाना चाहता है। इन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया। ज़रा नदीम साहब, इतनी सारी बातें हो गई लेकिन कुछ छेड़छाड़ है ना हमारे नाजरीन की तरफ से भी आती है, तो वो सवालात आपसे कर लिए जाएँ, कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन और चीज़ें। रेडी हैं आप?
जी जी बिल्कुल, एनी टाइम। चलें, आप लोगों की भी कुछ फरमाइश है, मैंने देखी थी ईमेल्स के कौन से आप सवालात करते रहते हैं मोस्टली हमारे मेहमानों से। मैं ऑप्शन वैसे मूवीज़ में है लगाओ, देखते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, तीनों में से एक बताना ज़्यादा है। हॉलीवुड जो है उसकी मूवीज़ हम देखते हैं। अच्छा, अब मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपने उसके जवाब में एक ही वर्ड बोलना है। फ्लावर्स, रोज़, लव, वाइफ, वाह, देख रही हैं ना आप, ऐसे घर में ही मौजूद हैं, अभी सुन भी रही होंगी, लेकिन देखें बड़ी खूबसूरत बात है। फैमिली, किड्स, मदर, फादर, पाकिस्तान। एवरीथिंग फॉर अस। अच्छा, एक हमारे पास सवाल है, आप लोग भी शरारते हैं ना, मुझे पता है कि ये उसमें क्या करेंगे। वैसे किसी मूवी का डायलॉग सुना सकते हैं या कोई सॉन्ग सुना दें या कुछ शेरो शायरी? तीनों ऑप्शन दे दिए मैंने, तीनों ऑप्शन दिए। सॉन्ग आपको सुना देता हूँ पाकिस्तानी। अच्छा सुनाएंगे, मैं समझ क्योंकि रही हम थी फौजी जो मैंने हैं, बॉनफायर बहुत ज़्यादा होती है, एक्सरसाइजेज एरिया में होते हैं, तो जवान भी गाने सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, तो हम भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं कि प्यार भरे वाह भाई, दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को जबरदस्त। चैन। वाह भाई वाह, इस पे तो मेरी पूरी टीम को वैसे है ना, हम सबको क्लैपिंग करनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी डायलॉग भी, क्योंकि आपने कहा कि मूवीज़ आप देखते हैं, तो कोई डायलॉग भी सुना दीजिए, कोई याद हो। कोई फेवरेट एक्टर कौन सा है वैसे? फेवरेट एक्टर तो वैसे वहीद मुराद साहब थे। बचपन में पेरेंट्स के साथ पहले ज़माने में मूवीज़ देखने जाते थे बहुत, तो वो पाकिस्तानी मूवीज़ के लिहाज से वो मेरे फेवरेट एक्टर थे। और इंग्लिश मूवीज़ में तो बहुत सारे हैं, और उसमें मैं एक रॉजर मूर मेरे ख़ास में, उनकी मूवीज़ जैसे जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ थी, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें देखी। तो डायलॉग मुझे ऐसा कोई खास याद नहीं है। अच्छा, खान बॉयज़ में भी हमारे पास क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों में से एक का बताएं। शाहरुख खान। अब आप लोग देख रहे हैं ना, पहली बार किसी, चले खुशी भी हुई हमें जानकर, क्योंकि मर ज़्यादा सलमान खान या आमिर खान कह रहे होते हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन को? देखिए, मैसेज ये है कि ये दुनिया फ़ानी है, तो वन हैज़ टू वर्क हार्ड, और इसमें एक टाइम पीरियड के लिए आप दुनिया में आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको एक अपना गोल और बनाना चाहिए, उसको उसकी एक अचीवमेंट का आपको टारगेट बनाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो मुल्क है आपका, और जो आपकी फैमिली है, और आपके जो लोग हैं, उन्होंने जो कुछ आपको दिया है उसको आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना चाहिए। और साथ साथ हम बीइंग मुस्लिम, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच नदीम साहब, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और सरप्राइज़ गिफ्ट है, हमारे नाजरीन तो जानते हैं वैसे, लेकिन मेरे प्रोग्राम की, मेरे चैनल की पूरी टीम की हमारी याद दिलाता रहेगा आपको। थैंक यू सो मच नदीम साहब। जी तो नाजरीन, आपने शाम में फैज़ नाजी अली के साथ देखा और यकीनन पसंद भी किया होगा। आप लोग जो सवालात करते हैं उसका सिलसिला भी जारी रखें। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जिन मेहमानों को शाम में फैज़ नाजी अली के साथ में देखना चाहते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। मुझे नाजी अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।